आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जिन्होंने अचानक से राजनीति को अलविदा कह दिया। आखिर क्यों? नंबर 10 पर आते हैं राजेश खन्ना जी, जिन्हें पूरा देश बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार मानता है। 1992 में न्यू दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और संसद पहुंच गए। लेकिन भैया, राजनीति कोई 3 घंटे की सुपरहिट फिल्म नहीं होती जहां हीरो ताली बजाते ही विलेन को हरा दे। यहाँ तो अपनों के ही दांव पैंच ऐसे चले कि काका के पसीने छूट गए। संसद में बैठना, जनता की बातें निभाना और ऊपर से अपने फिल्मी करियर को बचाना, दोनों नावों में पैर रखना इतना भारी पड़ा कि 1996 में जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उन्होंने चुपचाप राजनीति को अलविदा कह दिया। राजेश खन्ना जी को समझ आ गया कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फिल्मी पर्दे पर भले ही लोग उनके इशारों पर मानते थे, पर राजनीति की गलियों में तो उनके अपने ही पैर खींचने में लगे थे। उन्हें लगा कि अपनी शांति और एक्टिंग दोनों को इस बवंडर में क्यों झोंका जाए। बस फिर क्या था, काका ने फिर कभी चुनाव की तरफ पलट कर नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ फिल्मी सितारे ही राजनीति से घबराते हैं? ठहरो, अगला नाम तो राजनीति के उस चाणक्य का है जिसके एक इशारे पर बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती थीं। नंबर 9 पर आते हैं संजय जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऐसे मास्टरमाइंड थे जिनकी राजनीति का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन राजनीति की शतरंज में कभी कभी मोहरा कितना भी ताकतवर हो, वजीर का दांव उस पर भारी पड़ ही जाता है। 2012 में पार्टी के अंदरूनी शक्ति संघर्ष और ऐसे विवाद खड़े किए गए कि संजय जोशी जी को अचानक अपनी ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ गया। घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। जो बंदा संगठन को मजबूत करने में दिन रात एक कर रहा था, उसी को अचानक रास्ते से हटा दिया गया। इस अंदरूनी उठापटक से संजय जोशी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने खुद को राजनीति के कैनवास से पूरी तरह मिटा लिया। बिना कोई शोर शराबा किए, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो एक्टिव पॉलिटिक्स से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। इसे कहते हैं राजनीति की असली कड़वाहट, जहां कल तक जो सिर आंखों पर था, आज उसे अचानक किनारे लगा दिया गया। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिक्स में ऐसा होता है तो नंबर 8 वाले दिग्गज का किस्सा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 8 पर आते हैं जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें पूरा देश जेपी जी के नाम से पूछता है। आज़ादी के बाद 1954 में जब बाकी नेता कुर्सी पर कब्जा जमा कर मलाई खाने के लिए एक दूसरे को कोहनियाँ मार रहे थे, तब जेपी जी ने अचानक पूरी चुनावी राजनीति को ही लात मार दी। उन्होंने देखा कि चुनावी राजनीति तो सिर्फ कुर्सी का खेल बनकर रह गई है, जहां जनता की भलाई सिर्फ भाषणों तक सीमित है। उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया कि वो अब कभी भी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे और आचार्य विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ना कहते हुए उन्होंने सीधे उस पानी से ही बाहर निकलने का फैसला किया। उनका मानना था कि समाज में असली बदलाव वोटों की भीख मांगकर नहीं, बल्कि लोगों की सोच बदल कर आएगा। सोचिए, जिस इंसान को प्रधानमंत्री पद की थाली सजाकर दी जा रही थी, उसने पलक झपकते ही सत्ता के हलवे पर लात मार दी और लोक सेवा की राह पकड़ ली। हालांकि 1974 में इमरजेंसी के खिलाफ उन्हें वापस मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन 1954 का उनका वो अचानक संन्यास आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका माना जाता है। हालांकि उन्होंने फिर जीवन में चुनाव नहीं लड़ा। अब सोचिए, जब कोई देश का सबसे बड़ा IAS टॉपर बने और फिर राजनीति में आकर ऐसा गोलमाल करे तो क्या होगा। अब आगे इसी शख्स की कहानी आने वाली है। नंबर 7 पर आते हैं शाह फैसल जी, जिन्होंने 2009 में पूरे देश में IAS टॉप करके तहलका मचाया था। कश्मीर के नौजवानों के लिए वो रातों रात पोस्टर बॉय बन चुके थे। लेकिन फिर क्या सूझी, 2019 में अचानक अपनी शानदार सरकारी नौकरी को ठोकर मारी और अपनी नई पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट बना ली। लगा था कि राजनीति के समंदर में तैरकर वो पूरी व्यवस्था बदल देंगे। लेकिन भाई साहब, राजनीति कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है जहां रट्टा मारकर टॉप कर जाओ। अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटी और उन्हें नज़रबंद किया गया तो उन्हें समझ आ गया, बैल मुझे मार वाली स्थिति क्या होती है। 2020 आते आते राजनीति का सारा भूत एक झटके में उतर गया। उन्होंने चुपचाप अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, राजनीति को दूर से हाथ जोड़ा और वापस से सरकारी नौकरी में अपनी फाइलें संभालने लौट गए। यानी धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का बनने से बिल्कुल सही वक्त पर बच गए।
और समझदारी इसी में समझी कि बाबूगिरी ही सबसे भली है। कि आप सोच सकते हैं कि बॉलीवुड का असली ही मैन भी राजनीति के अखाड़े में आकर पानी मांगने लगा था। नंबर 6 पर आते हैं धर्मेंद्र देओल जी, बॉलीवुड के असली ही मैन, जिन्होंने 2004 में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता और सीधे संसद पहुंच गए। पर भैया, जो बंदा फिल्मों में विलेन को अकेले पानी पिला देता था, वो राजनीति की जहरीली हवा में आते ही हाँफने लगा। संसद की कार्यवाही में उनकी कम हाजिरी पर मीडिया ने खूब बखेड़ा खड़ा किया। धर्मेंद्र जी बड़े भावुक और सीधे इंसान थे। उन्हें लगा कि यहाँ तो हर कोई अपने मतलब की रोटी सेंक रहा है और सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला गंदा खेल खेल रहा है। 2009 में जैसे ही उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने हाथ जोड़कर राजनीति से तौबा कर ली। उन्होंने कैमरे पर खुलकर कहा था कि उनके जैसा सीधा, सच्चा और जज्बाती इंसान इस मक्कार राजनीति के लिए बना ही नहीं है। यहाँ तो सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। उन्होंने राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कहा और वापस अपने फार्म हाउस में खेतीबाड़ी और शायरी करने चले गए। लेकिन रुके, बॉलीवुड का एक और रंगीला राजा था जिसने राजनीति में छलांग तो लगाई सही, पर ऐसी मुँह की खाई कि आज तक पछताता है। नंबर 5 पर आते हैं गोविंदा जी, जिन्होंने 2004 में मुंबई नॉर्थ से कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के कद्दावर नेता राम नाईक जी को हराकर सब कुछ चौंका कर रख दिया था। उस वक्त लगा कि चीची भैया की राजनीति में भी तूती बोलेगी, लेकिन भाई साहब, रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ की राजनीति में बुरी तरह उलझ गया। चुनाव जीते ही जनता के मुद्दे, संसद की बहसों का दबाव और ऊपर से फिल्मों का ढलता करियर, सब मिलकर ऐसा रायता फैला कि गोविंदा जी संभल नहीं पाए। संसद से लगातार गायब रहने के कारण उन पर आरोपों की बौछार होने लगी। 2009 आते आते गोविंदा जी को समझ आ गया कि राजनीति उनके बस का रोग नहीं है। उन्होंने अचानक चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अपनी इस सियासी पारी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करार दिया। घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर जो सितारे राजनीति में आते हैं, राजनीति उनका वो हाल कहती है कि वो न घर के रहते हैं ना घाट के। गोविंदा जी ने चुपचाप अपने पैर पीछे खींच लिए ताकि जो थोड़ी बहुत साख बची थी वो भी खाक में न मिल जाए। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए, अगर कोई बड़ा नेता चुनाव से ठीक पहले अपनी चलती फिरती राजनीति छोड़कर पर्यावरण की बातें करने लगे तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। नंबर 4 पर आते हैं जयंत सिन्हा जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, हार्वर्ड से पढ़े लिखे और हजारीबाग से बीजेपी के सांसद थे। लेकिन मार्च 2024 में जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा, उन्होंने अचानक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर सीधे चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का बम फोड़ दिया। उन्होंने बड़े प्यार से पार्टी अध्यक्ष से गुजारिश की कि उन्हें प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति के दायित्वों से मुक्त किया जाए, क्योंकि वो अब भारत के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी पर रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन भैया, राजनीति की समझ रखने वाले जानते हैं कि जब हवा का रुख बदलने लगता है तो समझदार नेता उड़ते तीर को बगल से निकलने देना ही बेहतर समझते हैं। राजनीति में इसे कहते हैं इज्जत भी बच गई और काम भी हो गया। जयंत सिन्हा जी ने बड़े ही शालीन अंदाज में साइड लाइन पकड़ ली और चुनाव के मैदान से ऐसे गायब हुए मानो कभी राजनीति में थे ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कोई मंत्री पद पर रहकर भी अचानक डॉक्टरी करने वापस जा सकता है? तो सुनिए अगले नेता का कारनामा। नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो देश के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी के कद्दावर सांसद थे। कोरोना काल में पूरा देश उनके चेहरे रोजाना टीवी पर देखता था। लेकिन मार्च 2024 में जब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आई और उनका टिकट कट गया, तो डॉक्टर साहेब ने जरा सा भी वक्त नहीं गवाया। उन्होंने उसी दिन उसी पल अचानक एक्टिव पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया। ना कोई रोना धोना, ना कोई बगावत, सीधा संन्यास। उन्होंने बाकायदा भावुक पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि वो अपनी राजनीति की दुकान बंद कर रहे हैं और वापस कृष्णा नगर वाले अपने पुराने ENT क्लिनिक में जाकर मरीजों के कान, नाक और गले का इलाज करेंगे। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। जो बंदा कल तक पूरे देश की स्वास्थ्य नीति के फैसले ले रहा था, वो अचानक अपना स्टेथोस्कोप उठाकर क्लिनिक में पर्चियां काटने चला गया। राजनीति की अनिश्चितता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? लेकिन ठहरिए, अगला नाम उस इंसान का है जो क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाता था, पर राजनीति की पिच पर ऐसी गोगली पड़ी कि उसने अभी बल्ला टांग दिया। नंबर 2 पर आते हैं गौतम गंभीर जी, ईस्ट दिल्ली से
बीजेपी के सांसद और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज। क्रिकेट के मैदान में विरोधियों को अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से धो डालने वाले गंभीर जी ने मार्च 2024 में चुनाव से ठीक पहले ऐसा छक्का मारा कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने अचानक एक्स पर पोस्ट डालकर ऐलान किया कि वो राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से दरख्वास्त की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से आज़ाद किया जाए ताकि वो अपने क्रिकेट कमिटमेंट्स जैसे IPL कोचिंग और कमेंट्री पर ध्यान दे सकें। असल में बात यह थी कि राजनीति में रहकर दिन रात जनता के ताने सुनना और ऊपर से क्रिकेट की व्यस्तता संभालना उनके बस का नहीं हो पा रहा था। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना। गंभीर जी को समझ आ गया था कि राजनीति के पिच पर हर गेंद पर बाउंसर आती है और यहाँ डक आउट होने का खतरा हर समय बना ही रहता है। इसलिए उन्होंने समय रहते अपनी पारी डिक्लेयर कर दी और मैदान छोड़कर पवेलियन लौट गए। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो नाम है ना, वो भारतीय सिनेमा और राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा भूचाल था। नंबर 1 पर आते हैं बिग बी अमिताभ बच्चन जी, बॉलीवुड के महानायक और भारत के शहंशाह। 1984 में अपने दोस्त राजीव गांधी जी के कहने पर उन्होंने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता को भारी मतों से हराकर संसद में कदम रखा। पूरा देश हैरान था कि अब अमिताभ बच्चन जी देश की तकदीर बदलेंगे। लेकिन भैया, राजनीति की नाली जितनी गंदी दिखती है, अंदर से उससे भी ज़्यादा बदबूदार होती है। कुछ ही समय में बोफोर्स घोटाले में उनका और उनके परिवार का नाम घसीटा जाने लगा। चारों तरफ से उन पर तीखे राजनीतिक हमले होने लगे। बच्चन साहब जो फिल्मी पर्दे पर अकेले 100 गुंडों को पीट देते थे, राजनीति के इस गंदे खेल से इस कदर तंग आ गए कि 1987 में उन्होंने अचानक सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीति को सार्वजनिक रूप से सेसपूल यानी गंदा दलदल कहा और कसम खा ली कि अब जिंदगी में कभी राजनीति के आसपास भी नहीं भटकेंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अमिताभ बच्चन जी ने इसके बाद किसी भी पार्टी के बुलावे पर कभी हाथ नहीं लगाया और चुपचाप अपनी अभिनय की दुनिया में ही व्यस्त रहे।